जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस है, विपक्ष है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है। दोनों तरफ कोशिश हो रही है क्रेडिट लेने की। दोनों कह रहे हैं कि हमारी वजह से जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन ये जातीय जनगणना अभी तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक तरीके से अंकुर फूटा है। अभी बड़ा पेड़ है ये, इसमें बहुत काम होना है और तब जाकर के पता चलेगा कि फल लगेगा नहीं लगेगा, फल लगेगा तो कितना मीठा है, और वो मीठा है फीका है, वो किसके हाथ में किसकी झोली में जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन सवाल ये कि जिस वक्त में पहलगाम पर पूरा देश पाकिस्तान की तरफ देख रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, उस वक्त में अचानक से कैसे जातीय जनगणना का मुद्दा आ गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल। अब जातीय जनगणना का मुद्दा आ भी गया है तो इसको कैसे सिरे पर चढ़ाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता गुरदीप सिंह सप्पल, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो राहुल गांधी के इस काम को शेप देने की कोशिश कर रहे थे या शेप देने का काम कर रहे थे। और उन्होंने 2021 में एक ओबीसी सम्मेलन भी किया तलकटोरा स्टेडियम में। तो आप कह सकते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी जो एक बड़ी आवाज बनकर के उभरे। हालांकि ये बहुत पुराना मुद्दा है, समाजवादी विचारधारा के जितने नेता रहे वो सब इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन आज की तारीख में बीते 10 साल में राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसको धार दी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बना कि नरेंद्र मोदी आज जातीय जनगणना पर, आरएसएस आज जातीय जनगणना पर वो तैयार हो पाई। गुरदीप सिंह सप्पल, उनसे मैंने पूछा कि 2-3 बड़ी बातें हैं जो लोगों के जहन में इस वक्त में चल रही है, आप लोगों के जहन में भी चल रही होंगी। ये बीच में क्यों ले आई सरकार? जब पहलगाम और पाकिस्तान की बात हो रही थी तो जातीय जनगणना बीच में क्यों आ गया? जातीय जनगणना बीच में आ भी गया है तो क्या बीजेपी की पूरी तरह से अब ये कह सकते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब में या फिर उससे पहले बिहार में वो वाकई जीत सुनिश्चित हो गई है? क्योंकि पीडीए का नारा चाहे अखिलेश यादव देते रहे हो, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी रही। और क्या राहुल गांधी जो जातीय जनगणना के सहारे सामाजिक न्याय की बात करते हुए अपने आप को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे, अपनी राजनीति उन्होंने पूरी तरह से तकरीबन अगर आप कहें तो इसी मुद्दे पर केंद्रित कर दी थी, फोकस कर दी थी कि जातीय जनगणना करवानी है और उसके बाद में लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाना है। तो क्या उस पूरे मुद्दे को हाईजैक कर लिया गया है? क्या नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को लेकर के उड़ गए हैं और अब कांग्रेस के हाथ में बहुत कुछ खास बचा नहीं है? इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने कई सारी बातें जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, वो सारी बातें इस इंटरव्यू में खोल करके रख दी कि कैसे ये तो सिर्फ और सिर्फ एक अंकुर फूटा है। अभी इस पेड़ में कैसे, कहां पर कितनी शाखाएं आएंगी, कैसे पैसा दिया जाएगा। 13,000 करोड़ रुपए की बात वो बता रहे हैं। आप जरा गौर से सुनिए कि 13,000 करोड़ रुपए सामान्य अगर जनगणना करवानी है उसमें लगता है। और ये पिछला आंकड़ा है, अभी तो महंगाई बढ़ गई है, चीजें बढ़ गई हैं, सरकार ने पैसा दिया नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली हैं, बहुत सारी बातें हैं जो राजनीति की दशा और दिशा किस तरीके से तय होगी उसको खोल करके रखती है, उस परत को उतारने का काम करती है। इस इंटरव्यू को अगर आप आखिरी तक सुनेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इतना आसान नहीं है जितना गोदी मीडिया इसको बताने की कोशिश कर रही है। इसको बीजेपी का, मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ में गुरदीप सप्पल साहब हैं और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे लगातार या पर्दे के आगे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इसको शेप देने का काम कर रहे थे, उनमें से एक गुरदीप सप्पल आप कह सकते हैं। 2021 में, दिसंबर 2021 में तालकटोरा स्टेडियम में एक ओबीसी सम्मेलन हुआ। सप्पल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि कल से अब 24 घंटे का समय हो गया तकरीबन सरकार की तरफ से जो ऐलान किया, 24 घंटे में तमाम तरह की राय आ रही है। सोशल मीडिया पर भाजपा के लोग ही एक तरीके से बीजेपी की भत पीटने का काम कर रहे हैं।
आप इस पर कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा, उसके बाद में सवाल जवाब इस पर आगे करेंगे। धर्मेंद्र जी, राजनीति को अलग रख दिया जाए तो हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि जातिगत जनगणना का जो फैसला हुआ है उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी ने किया है। और हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे और राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर लोकसभा में भी कहा था कि जाति जनगणना तो होकर रहेगी। उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये केवल अतिरेक में कही हुई बात है और एक पॉलिटिकल नारे के रूप में कांग्रेस पार्टी इस बात को कर रही है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जातिगत जनगणना का वक्त आ चुका है इस देश के अंदर। और ये अच्छा हुआ कि मोदी सरकार ने अब इसको समझते हुए ये फैसला लिया है। और राहुल जी ने भी कल ये बात बोली है कि इस जातिगत जनगणना को कांग्रेस पार्टी अपना पूरा समर्थन देगी। और ना केवल समर्थन देगी, लेकिन जो तेलंगाना में हमारे अनुभव हुए, उन अनुभवों को भी अगर सरकार चाहेगी तो हम शेयर करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस से मुद्दा छीन लिया है कि कांग्रेस एक तरीके से राहुल गांधी वो इसी मुद्दे के आधार पर एक अपनी नई राजनीति देख रहे थे? वो एक तरीके से एक नई लाइन खींचने का काम अपने आप को इतिहास में इसके सहारे, जातिगत जनगणना के सहारे और इसके सहारे फिर सामाजिक न्याय के सहारे अपने आप को एक तरीके से दर्ज करवाना चाह रहे थे। तो क्या वो मुद्दा राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है? देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि राहुल गांधी की राजनीति केवल यहाँ तक सीमित है कि जातिगत जनगणना करानी है, तब तो ये निष्कर्ष बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति यहाँ तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि जनगणना हो जाए और पता आ जाए कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं। ये तो डेटा है। इस डेटा के साथ करना क्या है, वो राहुल गांधी की राजनीति है। राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश के अंदर जो विकास का आज मॉडल है, उस विकास के मॉडल के चलते देश ने तरक्की तो बहुत की है 75 साल में। आज हम दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से हैं। आज हम हर पैमाने पर दुनिया के टॉप देशों के अंदर आते हैं। 47 में जब चले थे, सबसे गरीब थे। 90% से ज़्यादा लोग निरक्षर थे। वहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए। लेकिन इस यात्रा के अंदर देश की बहुसंख्यक जो आबादी है, उसको वो पीछे छूटी है। वो बढ़ी तो है आगे, लेकिन लेकिन अब अगर आप कंपेयर करें तो उनका बराबरी का हक नहीं है इस विकास की यात्रा में। तो ये राहुल गांधी इसको बदलना चाह रहे हैं। इसको बदलने के लिए पहला कदम है जातिगत जनगणना, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है, तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने, मोदी सरकार ने पहली बात मानी है। इसके बाद की यात्रा तो बची है। राहुल गांधी जी की राजनीति का पहला मुकाम जो है, वो जातिगत जनगणना था, जो कि एक हम कह सकते हैं कि उनकी बात को माना गया, उनकी इस मामले में विजय हुई है। लेकिन इसके बाद की जो पूरी राजनीति है, विकास की राजनीति जो जो कि इस पे आधारित है, राहुल गांधी उस राजनीति के लिए आने वाले समय में संघर्ष करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर एक तरीके से अटैक कर रही है, काउंटर कर रही है कि नेहरू जी सबसे ज्यादा जो है वो आरक्षण के खिलाफ थे। वो नेहरू जी खुद जो चाहते नहीं थे कि जातीय जनगणना हो, इसीलिए पहली सरकार जब बनी, उन्होंने ही जातिगत जनगणना नहीं करवाने का जो है वो फैसला किया था। तो कांग्रेस तो इस मुद्दे पर केवल राजनीति करती रही, काम करवाने का काम वो भाजपा कर रही। देखिए, पहले तो 11 साल बाद बीजेपी ने अगर फैसला लिया, और ये फैसला लेने के पहले खुद प्रधानमंत्री अलग-अलग इंटरव्यू में, अलग-अलग बातों में कहते रहे कि ये बड़ा विभाजक काम है। एक इंटरव्यू उनका आज सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है, वो अर्बन नक्सल आइडिया है। ये तो खुद प्रधानमंत्री की भाषा है। उत्तर प्रदेश के सीएम इस पे पूरे पे बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव लेके आए। तो उनकी सोच क्या है, वो तो देश के सामने है। आज वो बदल गए हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमेशा से वो जातिगत जनगणना के पक्ष में थे, वो आज बदले हैं। कांग्रेस पार्टी का सवाल। देखिए, इसको आप आज के हिसाब से नहीं देख सकते। जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उसमें जो छाप थी वो कराची अधिवेशन की थी, कराची रेज़ोल्यूशन की थी, जो 1931 में हुआ था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। नेहरू जी तब अध्यक्ष बने थे। उस समय ये अधिवेशन में प्रस्ताव आया था, जब उनकी अध्यक्षता खत्म हो रही थी। और वो एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था ये कहने का, जिसके अंदर एक बेसिक बात थी कि आने वाले आज़ाद भारत के अंदर हर व्यक्ति आज़ाद बराबर होगा, कोई ऊपर-नीचे नहीं होगा।
और यही बात संविधान के अंदर आई है फंडामेंटल राइट्स में कि इक्वालिटी सबकी होगी, सब बराबर होंगे। ये एक पहलू है। दूसरी तरफ हमारा समाज का पहलू है, जिसके अंदर जब जाति प्रथा है, तो जाति प्रथा के चलते सब बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जाति प्रथा हायरार्किकल प्रथा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। समाज की संरचना तो थी जातिगत, और संविधान में हमने वायदा किया बराबरी का। उस वक्त ये समझ में जो जो सोच थी वो ये थी, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे बाकी लोग रहे हों, कि अगर आप संवैधानिक बराबरी देंगे और अगर सरकारें इसके लिए काम करेंगी, तो आने वाले समय में जो जाति का विभाजन है, जो जाति का दंश है और जाति की गैर बराबरी है, वो मिट जाएगी। ये सोच लेके 1950 में भारत गणराज्य बना और 1950 में इस सोच को लेके आगे चले। एक लेवल पे इस सोच पे काम भी हुआ। हमारे देश में आज शिक्षा सभी कम्युनिटीज के अंदर है, एस्पिरेशन सभी कम्युनिटीज के अंदर है, सभी कम्युनिटीज के लोग चाहे कम चाहे ज्यादा वो अलग अलग पदों पर ऊपर पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन 75 साल का जो सफर है वो ये भी दिखाता है कि उस समय जो वायदा किया था वो आज भी पूरी तरह नहीं हुआ। एस्पिरेशनल तो हो गया है वो समाज, लेकिन बराबरी की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जाति खत्म करना संविधान का एक मुख्य लक्ष्य है। उस वक्त ये माना गया कि आप जाति की बात मत कीजिए, आप जाति को अलग हटा के बात कीजिए, सिवाय एससी एसटी को छोड़ के, क्योंकि वहां पे अछूत होने का दंश था, तो उनको अलग से देखा गया और ये माना गया बाकी सब हम बात नहीं करेंगे तो सब सुलझ जाएगा। आपको याद होगा लोहिया जी ने पूरा एक कैंपेन चलाया था और 1961 में उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जाति खत्म करने के लिए अंतर जातीय विवाह कीजिए, जाति खत्म करने के लिए आप अपने नाम के आगे जाति मत लगाइए। और बहुत सारे लोगों ने, खासकर जो अपर कास्ट लोग हैं, जो लोहिया जी को मानते थे, उन्होंने अपने नाम के आगे जाति लगाना बंद कर दिया था। बहुत सारे समाजवादी बैकग्राउंड के लोग, बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग अलग-अलग वर्गों में जो थे, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। आज देश में इंटरकास्ट मैरिज कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत ही अजूबी चीज हो, आज होती है। लेकिन इन सबसे जाति खत्म नहीं हुई है, क्योंकि धीरे-धीरे समझ में ये आया है कि जाति खत्म करने का रास्ता ये नहीं है कि आपने संविधान में अधिकार दे दिए और आपने जो है जाति का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जाति खत्म करने के लिए लोगों का आर्थिक जो विकास है और समाज के जो डिसीजन मेकिंग सेक्टर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो, इन पांचों के अंदर जब तक सभी कम्युनिटीज के लोगों को बराबर का मौका नहीं मिलेगा, जाति का जो डिवीजन वो खत्म नहीं होगा। तो हम वहां से चले। उस समय एक सोच थी, आज वक्त के साथ ये पाया गया वो सोच काफी नहीं थी। इसलिए ये अनुभव के आधार पे राहुल गांधी जी अब इसको आगे ले जाना चाहते हैं कि अब हम अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें सभी लोगों की बराबरी कैसे इंश्योर करें, ये अलग पड़ाव में पहुंचे हैं हम। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अतीत से भविष्य की तरफ चलते हैं। अभी जातिगत जनगणना मान करके चला जा रहा है कि इस साल के आखिरी में शुरुआत होगी, फिर एक साल में आंकड़े वगैरह पब्लिश होंगे उसके, तो 2027 के शुरुआत में या आखिरी तक 2026 में। अब 2027 में यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है। मेन अगर देखें तो यूपी का चुनाव, और अभी सबसे पहले तो बिहार में ही नीतीश कुमार उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने यहाँ पर कराई और नरेंद्र मोदी देश में करवा रहे। तो जो एक बड़ा मुद्दा था आपके पास में, मैं फिर उस सवाल पर आ रहा हूं थोड़ा दूसरे तरीके से। आप उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, आप ही के साथी हैं। तो कैसे जो है वो अब इस नैरेटिव को जो आप लोगों ने इतने टाइम से तैयार किया उसको बीजेपी लेकर के चली गई। अब बीजेपी तो यही कहेगी ना कि फीता जिसने काटा वही जो है वो सरदार है, एक तरीके से वो उसी के सिर पर सेना सजेगा। तो फिर इसको आप इस नैरेटिव को कैसे ध्वस्त करेंगे? देखो, पहले तो ये मानना अभी सरकार ने तय कर लिया कि इस साल होगा, ये सरकार ने तय नहीं किया, उन्होंने घोषणा की है। कल राहुल माना जा गांधी जी ने ये बोला भी है, क्योंकि खुद सरकार का जो आकलन 2021-20 में था कि जनगणना करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब आ गया 25, तो थोड़ा बहुत महंगाई की वजह से बढ़ गया, पर 13,000 करोड़ हम मान के चलें। इस बजट के अंदर 574 करोड़ 574 करोड़ का प्रावधान है। इस सरकार ने प्रावधान ही नहीं किया था बजट में इस साल सेंसस के लिए।
लेकिन अब बोल दिया है, तो पहले तो हमने सरकार से पूछा है कि आप ये क्लैरिफाई कीजिए कि इस साल कर रहे हैं या अभी घोषणा हुई और आने वाले वक़्त में होगा। उम्मीद करते हैं कि वो सप्लीमेंट्री बजट लाके इसका बजटरी एलोकेशन करेंगे 13,000 करोड़ का और इस साल करेंगे। ये बात हम पहले उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी भी क्लेम करेंगे। ये बात सच है कि उन बिहार में जातिगत जनगणना हुई, सर्वे हुआ, वो जब नीतीश कुमार जी ने किया तो वो बीजेपी के साथ नहीं थे, वो तब तेजस्वी और कांग्रेस और जेडीयू, आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। हम्म। दूसरी बात, कर्नाटक में भी हमारी सरकार ने करवाया, तेलंगाना में भी करवाया। अब नीतीश जी राइटफुली ये क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने सर्वे कराया था, भले ही वो सब हमारी तरफ थे। हमारा सवाल बड़ा सिंपल सा है, फिर से हम कहेंगे, जातिगत जनगणना का डेटा तो नीतीश जी के पास आज भी है, सर्वे का, जातिगत सर्वे का। तो जातिगत सर्वे का जो डेटा है, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए तो है नहीं, कि किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, किसको कितना टिकट देना है। बीजेपी अभी उस डेटा को, अभी बीजेपी नीतीश जी की सरकार में है, बीजेपी उस डेटा को केवल पॉलिटिकल यूज के लिए देख रही है कि चुनाव की प्लानिंग उस डेटा के बेस पे कैसे हो जाए। जबकि हम ये कह रहे हैं कि चुनाव की प्लानिंग के बाद की बात हमें करनी है कि इस डेटा के दम पे आपने क्या सरकारी योजनाएं बनाई हैं। इस डेटा के दम पे आपने पिछले 1 साल में, जब से दोबारा सरकार बनाई नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ, सवा साल में, तो इस सवा साल के अंदर इस डेटा के दम पे उनकी क्या प्लानिंग हुई है? क्योंकि डेटा तो प्लानिंग के लिए है, डेटा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। वो ये ठीक है, मोदी जी का हर काम फीता काटना और चुनाव लड़ने से जुड़ा है। लेकिन जातिगत जनगणना का काम वो इसके बियॉन्ड है। इसलिए राहुल गांधी ने कल 2 बातें और बोली, जिसमें से एक, बिहार में कोशिश की गई और कोर्ट में पेंडिंग है वो, कि 50% की सीलिंग तोड़िए। दूसरी बात कि जो आर्टिकल 15(5) के अंदर, संविधान के अंदर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ये दोनों काम तो आज मोदी जी नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 15(5) को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पे ही हैं। तो हम्म। उनको तो, उन्होंने संविधान कभी तो पढ़ा होगा, उनके किसी लोगों ने संविधान के ऊपर ध्यान तो दिलाया होगा कि संविधान के अंदर ये धारा है, आर्टिकल 15(5), इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। उसको क्यों नहीं करते हैं? वो करना चाहिए आज की तारीख में। तो हम ये कह रहे हैं कि केवल हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, आप इस लेवल पे एक कदम आगे बढ़े, वो ठीक है। दूसरी बात, हम जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उनका सोशियो इकोनॉमिक जो डेटा है वो भी चाहिए। जो तेलंगाना के अंदर जो सर्वे हुआ था, उसमें 54 सवाल थे, 54 जानकारियाँ ली गई थी। अब अगर उसमें से कुछ जानकारियाँ मेन सेंसस में भी आएँगी कि आपका घर पक्का है या कच्चा है, आपके पास गाड़ी है या साइकिल है, आपके पास टीवी है कि नहीं है, ये कुछ जानकारियाँ वहाँ भी आएँगी। लेकिन इसके बावजूद सारी जानकारी इकट्ठा कास्ट सेंसस में अगर आप नहीं करते हैं, तो वो सेंसस का आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। अभी जो लग रहा है कि वो केवल एक कॉलम ऐड कर देंगे सेंसस के अंदर, ये जाति पूछने का। हम ये चाह रहे हैं कि आप बाकी डेटा भी लीजिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, देश की एक्सरसाइज है और वो केवल केंद्र सरकार करा सकती है अच्छे से, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उस डिपार्टमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का होता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कल बोला कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, आप हमारी लर्निंग्स को लीजिए। तो अगर उसको नहीं करते हैं, तो ये सारे समाज, ये बिहार चुनाव में भी पूछेंगे सवाल, ये इसके बाद भी पूछेंगे कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, आपने 11 साल के बाद अचानक से यू टर्न लिया, किसी भी वजह से लिया, उसमें हम नहीं जा रहे। तो आपने जनगणना का अनाउंसमेंट करा दिया, जातिगत जनगणना का। लेकिन उसके साथ जो बाकी काम होने हैं, वो भी तो कीजिए। ठीक है। सफल साहब, ये बताइए आप क्या समझ पा रहे हैं कि पहलगाम पर जो अटैक हुआ उसके काउंटर में कुछ होना था, देश ये मान करके चल रहा था और सरकार जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेगी और किया भी जाना चाहिए। इतना बड़ा हमला हुआ है, इसका जवाब दिया ही जाना चाहिए। खामोशी से तो उसको ऐसा नहीं है कि हम ठंडे बस्ते में डाल दें, वो बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। लेकिन इसी बीच में ये जो फैसला सरकार ने किया जातिगत जनगणना का, ये टाइमिंग समझ में नहीं आ रही बहुत सारे लोगों को। आप क्या समझे कि ये सरकार को जो करना है, काउंटर करना है वहां पर, उससे पहले ठीक ये कर दिया, ये हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार फंस गई थी, करना ही था, लेकिन अभी ये जो टाइमिंग है,
कि जस्ट अभी पूरा ध्यान सब कुछ फोकस था पाकिस्तान पर और ये जातिगत जनगणना पर एकदम ध्यान शिफ्ट हो गया। तो क्या सरकार पाकिस्तान वाले मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है? क्या सोच हो सकती है? धर्मेंद्र जी, हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है हम्म, कि ये डिमांड पब्लिक की थी, ये आपने मान ली। लेकिन पाकिस्तान वाले सवाल पर पूरा विपक्ष और पूरा देश सरकार से कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है, और वो बेवजह नहीं कर रहा है। मोदी जी को जो भारत मिला 2014 में कांग्रेस पार्टी से, उस भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, वो परमाणु शक्ति है, वो स्पेस शक्ति है, वो नेवल पावर है, वो एयर पावर है, वो आईटी पावर है। तो आज की तारीख में युद्ध लड़ने के लिए जो चीज चाहिए या कार्रवाई करने के लिए, हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी तामझाम पैराफर्नालिया चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो मोदी जी को मिला है। 14 में ही मिल गया था। वो इसलिए नहीं मिला है कि अगर ऐसी कोई घटना हो तो आपके पास रास्ता नहीं हो। वो इसलिए मिला है कि देश चाह रहा है कि जिन लोगों ने ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, उनको कीमत चुकानी पड़े। और इसीलिए बार-बार पूरा विपक्ष अधिकृत रूप से और औपचारिक रूप से भी मोदी जी को कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप तय कीजिए। तो जातिगत जनगणना आपने घोषणा की, वेल एंड गुड, उसमें हम साथ खड़े हैं और हम उस बात को जनता तक लेके भी जाएँगे। लेकिन जो आतंकवादी कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार को करनी है, उसमें भी हम आपके साथ खड़े हैं, अब वो काम भी कीजिए। इससे आप बचने का बात नहीं है, और वो क्यों किया, इस वक़्त कैसे किया, ये ढूँढना हम पत्रकारों के ऊपर छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय पिछले 11 साल में पत्रकारों को भी जनता का जो समर्थन हासिल है इस वक़्त, वो बेशुमार है, और वो लोग ढूँढें कि ऐसा क्यों किया इस वक़्त मोदी सरकार ने, लेकिन हम इस कदम के भी साथ हैं और हम उस कदम के भी साथ होंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल सफल साहब, और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, कांग्रेस के और बहुत सारे नेताओं को जानता हूँ, जो जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पे राहुल गांधी के साथ में थे, पब्लिक के बीच में भी काम कर रहे थे, चाहे वो इसको कैसे शेप दिया जाए, उस पर भी काम कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी था, जो राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर उसके अंदर एक राय नहीं थी, यानी खुल करके वो बैकअप करने वाली जो बात होती है कि अपना आपका नेता अगर कुछ बोल रहा है तो उसको बैकअप करे। बहुत सारे कांग्रेस के नेता, उनको लगता था कि पता नहीं राहुल गांधी कौन सा ओल्ड टाइप की राजनीति कर रहे हैं, ओल्ड फैशन का काम कर रहे हैं। और वो उस वक्त में, उस दौर में भी राहुल गांधी के इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे थे। ये आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मुझे जमीन पर जो चीज दिखाई देती थी वो बता रहा हूं। अब जब ये बात सरकार ने स्वीकार कर ली है, लोग सोशल मीडिया पर मान रहे हैं कि राहुल गांधी की, बाकी समाजवादी विचारधारा के जितने भी नेता हैं, उनकी एक बड़ी जीत है। लोगों के बीच में अब आप इस चीज को कैसे लेकर के जाएंगे? ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है कि राहुल गांधी की बातों पर नरेंद्र मोदी बार-बार झुके, माने, लेकिन आपके नेता बहुत सारे ऐसे हैं जो मानते नहीं है, या उस चीज को लोगों के बीच में ले जाकर के उसकी मार्केटिंग करना या उस बात को पहुंचाना, उसमें फेल हो जाते हैं। धर्मेंद्र जी, एक ये सच्चाई है हुँ, कि हमारी पार्टी नहीं, पूरे देश के अंदर इन हुँ, सवालों के ऊपर लोगों के बहुत शार्प व्यूज़ होते हैं, बहुत शार्प व्यूज़ रहते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति से जुड़ी है। और बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग इस गहराई को समझने में नाकाम रहते हैं कि जाति खत्म करने की बात, वो जाति जनगणना से कैसे जुड़ती है। वो ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि जाति खत्म करने का, जाति उन्मूलन का जो लंबा रास्ता है, उसमें आप जाति की बात कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आप बात करते हो जाति खत्म होनी चाहिए, जाति विभेद खत्म होना चाहिए, लेकिन आप बार-बार जाति को बीच में लाते हो। ये हुँ, भारत की इतनी कॉम्प्लेक्स जो सामाजिक सच्चाई है, उसको बहुत सारे लोग, चाहे वो फिर कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो समाज के अंदर हों, वो समझ पाने में नाकाम रहते हैं, और इसकी वजह से कई बार वो उतने मुखर तरीके से साथ नहीं आते, और कई बार वो ना केवल राहुल जी, बल्कि हम जैसे लोग जो इस काम को करते हैं, उनके खिलाफ भी एक माहौल रखते हैं। ये कोई मतलब अजूबी बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। सवाल ये है कि हमारी पार्टी के अंदर इस पे लगातार चर्चा चली पिछले 3 साल के अंदर, और चर्चा चलने के साथ लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए दोनों तरफ के,
और विचार व्यक्त करने के बाद पार्टी का एक स्टैंड है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये बीजेपी के स्टैंड से अलग है। बीजेपी के अंदर क्या हुआ है कि ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, हर व्यक्ति जातिगत जनगणना के खिलाफ बोलता रहा पिछले कुछ साल के अंदर। उन्होंने 2011 में बोला संसद में पक्ष में, सुषमा स्वराज ने। 2011 में बीजेपी के लीडर थे मुंडे जी, सुषमा स्वराज, वो पक्ष में थे। लेकिन 14 से लेकर 25 तक वो पूरी तरह खिलाफ थे। इसलिए उनके जितने तमाम उनसे जुड़े हुए चैनल्स हैं, उनके जो तमाम नेता हैं, वो इसके खिलाफ आग उगलते रहे। अचानक से कल मोदी जी ने ऐसा कर दिया। आज जाति जनगणना के समर्थन में बोलेंगे और वो बेचारे सबके सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन लेकिन जो हमारा मामला है, हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है। हम जातिगत जनगणना के सवाल को हमारी पार्टी के भविष्य में जो हमारे प्लानिंग है, जो देश के लिए हमको आर्थिक नीतियां डेवलप करनी है, जो देश के लिए औद्योगिक नीतियां डेवलप करनी है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में हमको चेंजेस करने हैं, ये उससे जुड़ा सवाल है। और इस सवाल को हमारी पार्टी अब हर जिले में नीचे तक लेके जाएगी। इसके लिए प्लानिंग भी चल रही है, इसके लिए हम काम भी करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग जैसे जो स्वतंत्र मीडिया है, उनसे बातचीत करना भी शामिल है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे जाके प्रोग्राम भी करने पड़ेंगे, और इसमें राहुल जी को और बाकी सीनियर लीडर्स को पब्लिकली लोगों को समझाने का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अब प्रेशर बहुत आ गया तो अब जो है जातिगत जनगणना अच्छी चीज हो गई, मोदी जी के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये काम आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है। हम अपनी पार्टी के अंदर वो लोग जो इसके विरोध में रहे, उनको लगातार एंगेज करते रहे हैं, उनसे लगातार विमर्श करते रहे हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राहुल जी ने जो लाइन तय की, खड़गे जी ने जो लाइन तय की है पार्टी के अंदर, हम उस लाइन को आगे लेके जा रहे हैं। शुक्रिया। तो बड़ी बात यही है कि बड़े मुद्दे उनको समय लगता है बनने में, और जाहिर सी बात है जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई आज का नहीं है। आजाद भारत का एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार उठता रहा, और पहली बार आजाद भारत में जातिगत जनगणना हो रही है। अब सवाल यही है कि दोनों पक्ष इसके फायदे उठाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ विपक्ष है, वो भी कह रहा है कि हमारी वजह से बीजेपी झुकी है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये तो सत्ताधारी पार्टी के लोग हमेशा से रहे, इन्होंने कभी नहीं किया, हम कर रहे हैं। अब जनता इस पर क्या राय बनाती है, जनता क्या समझ बनाती है, ये देखने वाली बात। सतपाल साहब, आप आए, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जब दोनों खेमे क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो सत्ताधारी खेमा हो चाहे विपक्ष का खेमा हो, तो ऐसे में लोगों का विवेक वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग अब इस बात को तय करेंगे कि वाकई जातिगत जनगणना आज हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो क्या वाकई वैसे ही हो रही है जैसे होनी चाहिए, और अगर जातिगत जनगणना कल को हो जाती है तो फिर उसके बाद में अगले वही स्टेप लिए जा रहे हैं जो लिए जाने चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ इसको भी एक इवेंट बना करके छोड़ दिया जाएगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी इवेंट बना करके छोड़ दिया जाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।